हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, आज प्री क्योर में इकोनॉमी का डे है। प्री क्योर दैट मींस आज हम क्या करेंगे, करंट अफेयर्स डिस्कस। ठीक है दोस्तों। तो प्री क्योर हमारा इनिशिएटिव है पूरे के पूरे करंट अफेयर्स का, हफ्ते के करंट अफेयर्स का, एक सब्जेक्ट का वो डिस्कस करने का। ठीक है, जैसे आज अगर थर्सडे का डे है, थर्सडेज को हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमी। तो चलिए इकोनॉमी से जुड़ी हुई पिछले वीक की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ हैं, चाहे वो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हों, चाहे दोस्तों वो मेंस के पर्सपेक्टिव से हों, चलिए इनको हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले अगर आप आर्बिट्रेशन कंसिलेशन बिल के बारे में बात करें, तो इन दो शब्दों का हमें मीनिंग क्लियर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो आर्बिट्रेशन क्या होता है, कंसिलेशन, तो बिल्कुल मैं आपको ब्रॉडली और सरल भाषा में समझाऊं अगर, तो आर्बिट्रेशन का मतलब होता है कि अगर कोई इंसान, जैसे अगर आप लेट्स से दो पार्टीज के बीच में किसी चीज को लेकर सेटलमेंट नहीं हो रही, तो वहां पर अगर कोई किसी एक पर्टिकुलर इंसान किसी तीसरे इंसान को वो बोले कि आप हमारे बीच में सुलह कराइए, ठीक है, आप हमारे बीच में एक आर्बिट्रेटर बन जाइए। ठीक है, आर्बिट्रेटर मतलब एक तरह से जज बन जाइए। ठीक है। तो अब वो जज बोलेगा कि मैं कौन से लॉज को फॉलो करूं। कहेंगे लॉज भी हम डिसाइड करेंगे कौन से फॉलो होंगे। ठीक है, कौन से फॉलो होंगे, नेचुरल जस्टिस फॉलो हो सकता है। तो यहां पर कोई ऐसे बंदिश नहीं होती कि कौन सा लॉ फॉलो होगा। ठीक है, तो दो पार्टीज आई, दो पार्टीज ने आके एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया कि आप हमारे बीच में कुछ फैसला कराइए। ठीक है। तो एक ये आर्बिट्रेटर फिर अंत में दोनों के पक्षों की बात सुनकर तो एक कोई जजमेंट या फिर इसको ऑर्डर बोलते हैं वो पास करेगा। दोनों ही पार्टीज को ये बात माननी होगी। ठीक है। तो ये है आर्बिट्रेशन। तो कंसीलिएशन क्या है दोस्तों? तो कंसीलिएशन अगर हम बात करें तो कंसीलिएशन एक ऐसी चीज होती है कंसीलिएशन में कि जहां पर दो पार्टीज हैं जिनके बीच में अगर जो कोई सुलह नहीं हो रही, तो कंसीलिएटर जो होता है वो दोनों को बस आपस में कहता है कि एक कॉमन ग्राउंड पर आइए। पहले आप बताइए कि एक कॉमन जो दोनों अग्री कीजिए प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, प्रॉब्लम में कुछ एक कॉमन ग्राउंड पर लाने के बाद, ठीक है, उसके बाद ही वहां पर दोनों पार्टीज को बोलते हैं कि अब आप देखिए कि क्या रजामंदी है आप दोनों की। ठीक है, वहां पे कंसीलिएटर जो होता है कोई जज के जैसे बिहेव नहीं करता। ठीक है, वहां पर जो आर्बिट्रेटर है लेकिन वो थोड़ा जजमेंट इशू कर रहा होता है एक तरह से। ठीक है। तो ये आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन, सुलह करवाना दोनों का ही एम है कि दोनों ही चाहते हैं कि सुलह करवाएं। लेकिन दोस्तों तो आप कहेंगे कि ये कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे, क्या आर्बिट्रेशन कंसिलेशन कोर्ट का ही पार्ट है? कोर्ट का पार्ट नहीं है। जैसे हम क्योंकि देखते हैं कि कोर्ट कचहरी में जाते हैं तो बहुत लंबा खिंचता है हमारा जो पूरा प्रोसेस। तो इसी कारण से जो एक इसको कहा जाता है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, एडीआर, कि हर चीज के लिए अगर हम कोर्ट कचहरी में जाएंगे वहां तो बहुत सारे लॉज हैं, नई नई तरह की वहां पर जो जजमेंट्स आती हैं, तो उसके चलते हमारे केसेस पेंडिंग ही पेंडिंग रहते हैं। ठीक है, अभी इंडिया का बहुत बड़ी एक दिक्कत है, तो इसीलिए जो प्राइवेट कंपनीज आपस में अगर कोई सुलह नहीं कर पा रही, लेट्स से मैनेजमेंट है और जो वर्कर्स हैं आपस में सुलह नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए वो आर्बिट्रेशन, या फिर दो कंपनीज आपस में कोई सुलह नहीं कर पा रही तो आर्बिट्रेशन करवाती हैं वो एक थर्ड पार्टी को, एक जो थर्ड किसी इंसान को जो कि क्वालिफाइड इंसान होता है जनरली, तो या कई बार रिटायर्ड जजेस भी होते हैं। तो ऐसे वहां पर आर्बिट्रेशन उनको ऑफर की जाती है कि आप आर्बिट्रेट कीजिए एंड आपको उनको फीस मिलती है, बहुत ही हेफ्टी फी रहती है। इसीलिए आर्बिट्रेशन यूजुअली एक कॉस्टली अफेयर भी है, लेकिन डेफिनेटली जल्दी हो जाता है बहुत काम, लेकिन कॉस्टली रहता है। ठीक है, कंसीलिएशन रिलेटिवली थोड़ा सा कम कॉस्टली है। इसमें दोनों पार्टीज को एक कॉमन ग्राउंड पर लाकर एंड दोनों के बीच में थोड़ी सुलह कराने की बात की जाती है। तो इसीलिए आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन का एक हमारे पास एक एक्ट भी है। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली इसको यूपीएससी सवाल भी पूछ चुका है। तो यहाँ पर अभी बदलाव किए गए, कंसिस्टेंटली बदलाव होते रहते हैं। ठीक है, अभी जैसे यहाँ जो लेटेस्ट जो बदलाव है वो जो क्लॉज है उसका नाम है अनकंडीशनली स्टेड वाला क्लॉज आ गया है। तो यहाँ पर ऐसा है कि कह रहे हैं मान लीजिए कि एक आर्बिट्रेटर, आपने जो दो पार्टीज के बीच में कुछ जो मुद्दा हो गया, कुछ जो बहस हो गई, एंड उन्होंने आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया। तो आर्बिट्रेटर ने फैसला सुना दिया, दूसरी पार्टी को इतना अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आया। तो दूसरी पार्टी अगर बोल दे कि ऐसा मुझे लग रहा है कि पक्का ही ये जो आर्बिट्रेटर है इसने या तो कुछ करप्शन हुई है या कुछ फ्रॉड हुआ है, तो ये फ्रॉड एंड करप्शन वाला क्लॉज यहाँ डाल दिया गया है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है, इसकी कोई अगर हमें जो पुष्टि हो जाती है, कुछ कंफर्मेशन आती है कि फ्रॉड या करप्शन की गई है यहाँ पर अवार्ड देने में, जो जजमेंट इशू करने में, तो अनकंडीशनली जो आर्बिट्रेटर ने जो भी कहा था उसको रोक दिया जाएगा। ठीक है, उसको रोक दिया जाएगा, पूरे के पूरे जो मामले को स्टे कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट जो जजमेंट है यहाँ पर, जो अभी जो एक एक्ट पास हो जाएगा अभी हमारे आने वाले जो पार्लियामेंट के सत्रों में देखा जाएगा कि इसकी पे बहस होगी। ठीक है, तो एक और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, जैसे आपने शायद अभी थोड़ा पहले फॉलो किया हो, तो अमेजोन को लेकर एक डिस्कशन थी कि अमेजोन और भारत में भी अगर जो फ्यूचर ग्रुप है जो किशोर बियानी जी का, तो अमेजोन एंड फ्यूचर ग्रुप के जो फ्यूचर रिटेल है उसके बीच में भी ऐसी कोई बहस चल रही थी। उन्होंने आपस में पहले ही जब संधि की होगी, आपस में जब कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, तो डिसाइड किया हुआ था कि हम सिंगापुर में जो एक आर्बिट्रेशन जो कोर्ट है, सिंगापुर के आर्बिट्रेशन के कोर्ट में जाकर, सिंगापुर में, ठीक है, वहां के आर्बिट्रेशन के कोर्ट में जाकर अगर कोई भी हमारे बीच में कोई मामला सुलझाना होगा, हम सिंगापुर के आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में कोर्ट में चले जाएंगे। ठीक है, तो वहां पर अब वो गए, तो सिंगापुर ने अमेजोन के फेवर में बात बोल दी है, तो उसके बाद फ्यूचर ने इंडिया में आके भी अपील की थी सेबी के पास, तो सेबी ने भी उसको नकार दिया है, तो अमेजोन के फेवर में ही बात चली गई है। ओके, तो अब लेकिन हमें सिंगापुर क्यों जाना पड़ रहा है? इंडिया की कंपनी है, और तो इंडिया में ही दोनों डील कर रहे हैं, तो अमेजोन इंडिया की ही, जैसे अगर अमेजोन ब्रॉडर बात हो रही है, लेकिन जो जो ये पूरा केस है वो इंडियन एसेट्स को लेकर जुड़ा हुआ है, तो ये हमें बाहर क्यों जाना पड़ता है? तो बाहर इसलिए क्योंकि एक तो पहले हमारे यहाँ पे जो इवन की जो हमारे ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है वो भी इतने तेज नहीं है, वो भी स्लो चलते हैं, कोर्ट कचहरी तो बहुत ही स्लो है, उसके बाद एडीआर भी हमारे यहाँ पे स्लो है। ठीक है, तो इसीलिए इंटरनेशनल जो जो रिकग्निशन मिली है सिंगापुर को कि यहाँ पे बहुत ही बढ़िया आर्बिट्रेशन की जाती है एंड आर्बिट्रेटर्स वगैरह के अवार्ड माने जाते हैं, इसलिए बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज इंडिया में आकर इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बावजूद सिंगापुर के आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के ही लिखते हैं कि अगर कोई हमारा बीच में बहस मुद्दा होगा तो हम सिंगापुर के कोर्ट में ही सुलझाएंगे। ठीक है, कोर्ट नहीं है, ट्रिब्यूनल है, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल। ओके, तो इसीलिए अब वो कह रहे हैं कि ये जो हमारा नया जो अमेंडमेंट लाई गई है, ऑर्डिनेंस था पहले, ऑर्डिनेंस मतलब कि सरकार ने खुद से ही पास कर दिया था, अभी पार्लियामेंट के अप्रूवल के पास जाएगा जहां पे ये एक्ट बनेगा, तो वहां पर बात की गई है कि भारत को भी हमने एक बढ़िया हब बनाना है आर्बिट्रेशन का, इंटरनेशनल लेवल का। हम ऑटोनॉमी चाहते हैं, कंप्लीट ऑटोनॉमी चाहते हैं देना आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया को, ताकि वो बढ़िया से बढ़िया आर्बिट्रेटर बनाए दुनिया में, एंड इंटरनेशनल कंपनीज यहाँ पर आकर अपना सेटलमेंट करवाएं, एंड जो हम सिंगापुर जाते हैं अभी बहुत से लोग अभी इंडिया आए। ठीक है दोस्तों, तो न्यू दिल्ली में सेटअप करने की बात की जा रही है, एंड जो इंटरनेशनल जो इवन की जो फॉरेन प्रैक्टिशनर्स हैं वो भी भारत में आके आर्बिट्रेटर के जैसे एक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है ना बिजनेसेस का काम। तो बिजनेसेस के काम के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत, जैसे जितना जितना वो उनका बिजनेस एक्सपैंड करेगा, नई नई वो जाके जगहों पर काम करेंगे, नई नई तरह की वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, तो हमें नए तरह के भी आर्बिट्रेटर्स चाहिए होंगे, ताकि इंडिया में अगर कोई ऐसी कोई कंपनी अगर आए तो इंडिया आकर वो अपना केस सुलझाए। ठीक है, सिंगापुर एटसेट्रा वगैरह जाते हैं तो वहां मत जाएं। ठीक है, ओके, तो इसीलिए जो यहाँ पर अभी जो 2015 में जैसे जो पहले जजमेंट आई थी उसमें कहा गया था कि जैसे ओवरऑल ना आप पूरा प्रोसेस को समझिए कि प्रोसेस क्या था, कि एडीआर को लाने का, कि एडीआर से आपके कोर्ट कचहरी वाले टाइम बचेगा एंड आप जल्दी से जल्दी काम करोगे। ठीक है, तो लेकिन अभी यहाँ पर इसका जो हम क्रिटिसिज्म, अगर आपको जो मेंस में सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, गवर्नेंस में ये सवाल पूछा जा चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म है ये पूरी जो डेवलपमेंट के। ठीक है, पहला कि जो लूजिंग पार्टी है जिसके फेवर में नहीं आया, वो बहुत ही आराम से अलेज कर सकती है, इल्जाम लगा सकती है कि करप्शन हुई है। ठीक है, पूरे सिस्टम में, एंड उसके बाद जो हमारे देश में जो लॉ है फिलहाल वो कहता है कि जिस पर करप्शन का इल्जाम लगा है उसको प्रूव करना है कि करप्शन नहीं हुई। ठीक है, लगाने वाले को नहीं प्रूव करना कि करप्शन जो मैंने होते देखी, जिस पर इल्जाम लगा उसको प्रूव करना होता है। फिलहाल तो ये जो लॉ है ये तो बिल्कुल ही साइलेंट है, ये नहीं बताता हमें कि किसको प्रूव करना है। ठीक है, तो लेकिन जो लूजिंग पार्टी है वो करप्शन का इल्जाम लगा सकती है, पूरे प्रोसेस को जो स्टे लगवा सकती है, एंड फिर से जो मामला कोर्ट्स में जाएगा फिर से वो पूरा प्रोसेस स्लो हो जाएगा, जिसके लिए हमने एडीआर मैकेनिज्म बनाए थे। ओके, ठीक है, यही लिखा हुआ है कि डिफीट करता है पूरे ऑब्जेक्टिव को, जो ऑल्टरनेट डिफीट जो रेजोल्यूशन के मैकेनिज्म को, फिर से कोर्ट्स में जाकर फिर से ही प्रोलॉन्ग लिटिगेशंस का सामना करना पड़ेगा। एंड जो हमारा लॉ है ये डिफाइन भी नहीं कर रहा कि व्हाट इज फ्रॉड और व्हाट इज करप्शन, कि क्या फ्रॉड हुआ क्या करप्शन हुई, डिफाइन नहीं होता, बस इल्जाम लगा दिया, बहुत है। ओके, एंड देन उसके बाद ये कह रहे हैं कि इसको 2015 से इसको अगर लागू किया जाएगा, रेट्रोस्पेक्टिव इसकी एप्लीकेशन है, मतलब अगर 2021 में ये लॉ पास हो रहा है 2015 में भी अप्लाई हो सकता है, उससे तो जो केसेस की पूरी बाढ़ आ जाएगी, फ्लड गेट्स खुल जाएंगे, तो इसीलिए चिंता हो सकती है। एंड अकॉर्डिंगली इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को खतरा हो सकता है यहाँ पर, एंड
अब देखें तो जो ओवरऑल आर्बिट्रेशन के हम प्रोसेस को अच्छा चाहते हैं बनाना, देश में चाहते हैं कि यहाँ पे और जो हमारे पास लोग आए आर्बिट्रेशन करवाने, है ना, डेफिनेशन यहाँ लिख दी आपके लिए, कंसीलिएशन करवाने, हम उन रादर उनको डिस्करेज कर रहे हैं ऐसे जो चीज़ों को बीच में लाकर। क्लैरिटी ऑफर करनी चाहिए, डेफिनेटली लॉज तो आने ही चाहिए वक्त के साथ साथ, लेकिन क्लैरिटी के साथ आने चाहिए ताकि लॉ आके जो एग्जिस्टिंग चीज़ों को रिजॉल्व करे, ना कि उसमें कंफ्यूजन में और ऐड कर दे। ठीक है, तो चलिए, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी हमारे पास। अब यहाँ पे जो सेकंड न्यूज़ है वो है कि भारत को, जो पार्लियामेंट्री पैनल है उसको लग रहा है कि भारत 5G की बस भी नहीं चढ़ पाएगा। वो ऐसे बताते हैं कि जब आपको मैं नीचे पहले ले चलता हूँ, ठीक है, वो जो ओवरऑल एक यहाँ पर कि भारत ऑलरेडी जो 5G की बस है वो बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है। जैसे हम जो 1G 2G 3G 4G 5G, आपको ये पता होने चाहिए, साइंस एंड टेक में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, 1980s में आया था जो कि एनालॉग, दैट वाज 1G, है ना। देन 1990s में जब हमारे जो स्पीड, जो बहुत ही प्राइमरी सा हमारा इंटरनेट चलना शुरू हुआ था हमारे मोबाइल फोन्स पर, ठीक है, एंड वॉइस को लेकिन डिजिटल कर दिया गया था, दैट वाज 2G। देन उसके बाद जो 2000s में मोबाइल में हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस आना शुरू हुआ, दैट वाज 3G। एंड देन उसके बाद जो अब जो पूरा का पूरा इंटरनेट के जो जो एक हमने देखे हमारे देश में पेनिट्रेशन इतनी इंक्रीज हो गई है, दैट वाज 4G। एंड अब ऐसा कहा जा रहा है कि 20 Gbps तक हमारे पास, अगर हम जो ट्रांसफर स्पीड लेके लाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें लेटेंसी मतलब कि आपके एक पॉइंट पे और दूसरे जहां पे जो कोई यूजर बैठा हुआ है, यूजर कुछ कह रहे हैं, एंड जहां से इंटरनेट एक्सेस करना है वहां और उस पॉइंट से और इसमें वापस आने में कितना टाइम लगता है, ये भी बहुत लो हो जाएगा हमारे 5G में। लेकिन अब हमारे पार्लियामेंट्री पैनल जो वो क्या बताता है कि ऑलरेडी हम कितना पीछे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हम डिप्लॉयमेंट्स की बात करें तो जो कि हमने अभी 5G की टेक्नोलॉजी लाने में, वो कह रहे हैं 2G की टेक्नोलॉजी लाने में हम 4 साल पीछे थे, 3G में हम एक पूरा दशक 10 साल पीछे रह गए थे लाने में, बहुत देर से आया था 3G हमारे देश में। एंड 4G तो हमने 7 साल बाद अब अडॉप्ट किया। 5G लाने में ऑलरेडी दुनिया 2018 से इस पे लाना शुरू कर चुकी है, भारत में तो अभी स्पेक्ट्रम भी एलोकेट नहीं किया गया। ठीक है, तो मैं इसके बारे में आपको चाहता हूं बताना कि पार्लियामेंट्री पैनल है और वो बता रहा है कि ऑलरेडी भारत 5G में, अगर देखो दोस्तों, अगर हम 5G यहाँ पर लेकर नहीं आएंगे, स्पेक्ट्रम नहीं आएगा, तो उस पर अगर आपके यहाँ पे यूजर्स, जो पहली बात तो है कि जो रेलिवेंट एप्लीकेशंस एक्सेट्रा, देखो दुनिया भर में तो क्या होता है, मान लीजिए सिंपल से आपको एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से आप मोबाइल पे गेम खेलते हैं, ठीक है, लेट्स से आप खेलते हैं मोबाइल पर गेम, चलो भारत में तो बैन है, पबजी खेलते हैं, ठीक है, पबजी जो अभी दुनिया में तो 5G आ गया कि 20 Gbps के हिसाब से इंटरनेट चल रहा है आपका, ठीक है, पबजी में और बेटर रेजोल्यूशन, ये वो एक्सेट्रा, फास्टर कम्युनिकेशन करते हुए उन्होंने हाईफाई गेम बना दी, लेकिन भारत में चलेगी नहीं क्योंकि भारत में 5G ही नहीं है। आप अकॉर्डिंगली एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर सकते, अकॉर्डिंगली आपके यहाँ पर वो वाली मोबाइल फोन्स की कभी डिमांड नहीं आएगी। तो ये एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम मिस कर देते हैं जब हम, जो टेक्नोलॉजी जिसके साथ दुनिया चेंज हो रही है, अगर हम उसके साथ चेंज नहीं होते। तो वो कह रहे हैं कि जैसे अगस्त 2018 तक में हमें इसको पूरा जो डीओटी को इसकी जो रिपोर्ट सबमिट हो गई थी, उसके बावजूद भी अभी भी यहाँ पर देखें तो बहुत ही जो रिजर्व प्राइस है स्पेक्ट्रम, क्योंकि इट्स जो वायरलेस है ना, ये वायरलेस कम्युनिकेशन की बात हो रही है, तो स्पेक्ट्रम की प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। एंड स्पेक्ट्रम की प्राइस हाई होने के बाद अनसर्टेनिटी रहती है ऑक्शंस की कि होगी नहीं होगी, ऑक्शंस होने के बाद रद्द भी हो जाती है ना हमारे देश में, वो भी चिंता रहती है कि करप्शन आ जाती है वहां पर। एंड देन हाई रिजर्व प्राइस और स्पेक्ट्रम, है ना, कोर्ट की इंटरवेंशन रहती है। एंड देन उसके बाद जो जो टेस्ट केसेस हैं उसको लेके हमने कोई अभी डेवलपमेंट नहीं है हमारे यहाँ पर, ऑप्टिकल फाइबर की डेवलपमेंट नहीं है। एंड देन बैक हॉल कैपेसिटी, तो इसी कारण से हमारे देश में 5G में हम काफी पीछे रहने वाले हैं अगेन। तो वही बोल रहे हैं, ऑलरेडी 3 साल पीछे हो चुके हैं, आगे देखते जाएं। ठीक है, एंड देन यहाँ पर इसीलिए बोल रहे हैं कि रिजर्व प्राइस जो रखा गया है वो भी काफी हाई रखा गया है, जो पूरे इसका कि आपने स्पेक्ट्रम के लिए अगर बोली लगानी है तो पहले ही बहुत दाम चुकाना होगा। तो वो कह रहे हैं दुनिया भर में 118 जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स ऑलरेडी 60 देशों में 5G को डिप्लॉय करने के बिल्कुल कगार पर हैं, 5G शुरू हो जाएगा। 2018 में तो AT&T लागू भी कर चुके हैं। एंड भारत में भी बहुत से जो प्लेयर्स हैं इसके लिए ऑलरेडी जो बिल्कुल जो एप्लीकेशन डाल चुके हैं, जैसे जो जियो ने सितंबर में डाल दिया था, लेकिन अभी भी डीओटी ने अप्रूवल नहीं दिया जो पूरी टेस्टिंग का। ठीक है, ओके, तो यही इसी के कारण मैं आपको बताया कि ओवरऑल जो लॉस होता है भारत में एप्लीकेशंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का, एंड ओवरऑल जो देखो पूरी कंट्री का, जैसे ही 4G आया, घर घर पर बच्चों ने बैठ के पढ़ाई करना शुरू किया, कितना फायदा हुआ। तो इसीलिए जब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है लेकिन आप आगे नहीं बढ़ते तो देश को नुकसान तो होता है। ठीक है, एंड देन
ये इसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ जो इंटरनेट स्पीड एक्सेट्रा तो बहुत ही हाई हैं, तो यहाँ पर अभी जो यहाँ पर लेकिन जो इम्पोर्टेंट है कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये दोनों को ही पैरेलली साथ लेके, क्योंकि डिफेंस ही है बहुत सारा हमारे देश में स्पेक्ट्रम यूज करते हैं एंड अकॉर्डिंगली जो डिफेंस की बहुत सारी इंस्टॉलेशंस को ऑपरेट किया जाता है, तो ज़रूरी है कि उनके साथ भी वहाँ पर थोड़ा अकॉर्डिंगली जो मिल बांट कर काम किया जाए। ओके, एंड देन जो ये इनमें डिफरेंसेस रहते हैं, इसको हमें हमेशा ही क्लैरिटी रखनी है अपने साइंस के पर्सपेक्टिव से भी। ओके, देन दोस्तों आईईए हमारे, अगर हम बात करें इंटरनेशनल एनर्जी जो हमारी जो एजेंसी है, जो अदरवाइज जिसके 30 मेंबर्स हैं, ओईसीडी जो अमीर देशों का संगठन है, ओईसीडी के ही मेंबर्स वैसे आईईए का पार्ट होते हैं। इन्होंने बोला है कि भारत के लिए बहुत ही एक बढ़िया बात कही, इनकी रिपोर्ट जो इन्होंने इंडिया के लिए स्पेसिफिक एक रिपोर्ट निकाली, इंडिया एनर्जी आउटलुक। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि भारत जो दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने वाला कंट्री है। ठीक है, एंड यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरी की पूरी न्यूज का, वो क्या बताते हैं वो, कि वो बोलते हैं कि अगर हम भारत में देखें अगर, तो यहाँ पर अभी जो आगे वाली हमारी प्रोजेक्शंस हैं, उस प्रोजेक्शन में भारत का 60%, मतलब जितना अभी प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे 60% और ऐसी जो भी जो गाड़ियां आएंगी, नई बिल्डिंग्स बनेंगी जो कंट्रीब्यूट करेंगी आने वाले जो हमारे 5 से 10 सालों में। ठीक है, पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करेंगी, पार्टिकुलेट मैटर में कंट्रीब्यूट करेंगे, बहुत कुछ में। ठीक है, ये 60% वो चीजें हैं जो अभी हमारे देश में एग्जिस्ट नहीं करती, चाहे वो कार्स हो, चाहे वो बिल्डिंग्स हो, एक्सेट्रा। ठीक है, ये अभी एग्जिस्ट नहीं करती, आएंगी आने वाले साल में, जिनको लोग खरीदेंगे एंड अकॉर्डिंगली अभी वो कहते हैं ये जो बहुत इंपॉर्टेंट एक भारत मुकाम पर है, जहां पर ये आने वाली चीजों को रोक सकता है, वो कि ये गाड़ियां आए ही ना कभी, ये बिल्डिंग्स कभी बने ही ना इस तरह से कि ये पॉल्यूट करें। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इसीलिए आप आज से इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं, जो आने वाले 20 सालों में जो आपने पॉल्यूशन करना है उसको आप आज ही रोक सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली अपनी जो देश को, जैसे अभी यहाँ पे देखो दोस्तों, हमने सुबह डिस्कस भी किया था कि फाइनेंस कमीशन ने भी जो अगेन जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट कवर को उसमें पार्ट बनाया है। ठीक है, देखो फॉरेस्ट कवर को उन्होंने डेंस फॉरेस्ट की बात की है, वहां पर मैं आपको चाहता हूं समझाना कि कोरिलेशन क्या है, कि डेंस फॉरेस्ट की बात की है वहां पर फाइनेंस कमीशन ने, एंड उसको पैसे भी जो स्टेट्स को पैसे मिलेंगे उसके हिसाब से, कि जिसमें जितना ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है उतने पैसे। ये जरूरी क्यों है दोस्तों? अगर आपको इंडस्ट्रियलाइज होना है ना, तो ये बात जरूरी थोड़ा ध्यान से समझना, अगर आपको इंडस्ट्रियलाइज करना है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कम्स विद अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन, है ना, हमें बहुत सारा धुआं एक्सेट्रा कोल बर्निंग करनी पड़ती है, तो पॉल्यूशन होता है। तो पॉल्यूशन अगर हमने बहुत सारा किया तो, लेकिन हमने तो पेरिस अग्रीमेंट में साइन किया हुआ है कि हम तो अपनी जो जीडीपी की जो ओवरऑल पॉल्यूशन की जितनी इंटेंसिटी है उससे 33% कम कर देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे अभी $1 बिलियन जो अपनी जीडीपी प्रोड्यूस करने के लिए, लेट्स से मुझे 1 किलो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करनी पड़ती है, तो मैं इसको घटाकर 0.67 किलो कार्बन डाइऑक्साइड पे ले आऊंगा पर बिलियन ऑफ माई जीडीपी। ठीक है, तो 33% रिडक्शन होगी। ये जिसको बोलते हैं कि ओवरऑल कार्बन एफिशिएंसी हम इंप्रूव करेंगे या फिर कार्बन हम कम एमिट करेंगे पर $1 बिलियन ऑफ जीडीपी। ओके, तो यहाँ पर बात है, लेकिन हम फिर भी हम ऐसा तो नहीं कह रहे ना कि हम बिल्कुल ही बंद कर देंगे। तो यहाँ जो अगर हमारी जीडीपी पहले अगर $100 बिलियन थी, बढ़कर अगर $500 बिलियन हो जाए, तो ये तो फिर भी बढ़ जाएगा, है ना, ये बढ़ जाएगा ओवरऑल कार्बन प्रोडक्शन। तो उसको इसीलिए कंपनसेट करने के लिए हमें एक्स्ट्रा फॉरेस्ट लगाने होंगे। एक्स्ट्रा फॉरेस्ट लगाने के लिए सरकार इसलिए अभी इंक्रीजिंगली, इवन कि हमारा फाइनेंस कमीशन भी इंक्रीजिंगली इंसेंटिवाइज करता जा रहा है कि आप कंपनसेट कीजिए, जो आने वाले वक्त में अगर आपने पॉल्यूशन करना है तो एक्स्ट्रा फॉरेस्ट भी लगाइए। इसीलिए यहां पर वही कह रहे हैं कि अगर आपको एयर पॉल्यूशन एक्सेट्रा कर रहे हो एंड आपकी जो एनर्जी इंपोर्ट है वो भी बहुत कॉस्टली है, तो इन सब चीजों को दिमाग में रख के आपकी जो इंडस्ट्रियलाइजिंग इकोनॉमी है अभी और ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो इसीलिए जरूरी है, अर्बन पॉपुलेशन भी आपकी यहाँ बढ़ रही है, तो ये ज्योग्राफी एंड जो इन्वायरमेंट में आपको ये मेंस में सवाल पूछे जाते हैं, तो उसमें आपने इन पॉइंट्स को यूज करना है कि हम आने वाले टाइम से पहले ही इन चीजों को बदल सकते हैं। सोलर पावर पे एक्सपेंशन एक्सेट्रा जो ये बात करते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ कॉन्सेप्ट समझे कि आने वाले टाइम में जो हमने पॉल्यूशन करना है उसको पहले ही रोकने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो 2000 जो 2030 में हम जो इंफ्रा एक्सेट्रा बनाएंगे, ये अभी एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता अगर, तो हम इसको पहले से ही जो ऑल्टर्ड रखें, इस तरह से बनाएं कि ये कम से कम पॉल्यूशन करे और अदर ये पॉल्यूशन को कंज्यूम करने वाला हो। ठीक है, जो हमारे देश में जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको कंज्यूम करने वाले भी चीजें बन चुकी हैं, अब उसको वहां पे अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिफिकेशन एफिशिएंसी पे काम करें, फ्यूल स्विचिंग पे काम करें। बहुत ही बढ़िया आंसर बन सकता है ना हमारे मेंस का यहाँ पर। तो इसलिए वो कह रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन हमें करनी होगी,
क्योंकि हम थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ एनर्जी हैं वर्ल्ड में, एंड अकॉर्डिंगली इसमें हम बहुत सारा पैसा भी खर्च करते हैं ऑयल इंपोर्ट बिल्स में। ओके ठीक है, तो ये यहाँ पर सब बातें जो जरूरी थी मैंने बताई आपको। आईईए के बारे में भी आप जान सकते हैं, ठीक है, 1974 में बनाया गया था ओईसीडी के फ्रेमवर्क में, अमीर कंट्रीज के जो ग्रुप होता है ओईसीडी, एंड देन और इसलिए इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। यूपीएससी पूछता है कि इंटर गवर्नमेंटल मतलब कि सरकारों के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं यहाँ पर। ऑलराइट, देन सेक्रेटेरिएट देख सकते हैं यहाँ पर पेरिस में है, एंड 4 फोकस एरियाज हैं, एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट भी करनी है दुनिया भर में जो वेरियस पार्टीज के साथ। ऑलराइट, एंड देन उसके बाद 30 मेंबर्स हैं प्रेजेंट, जो ओईसीडी मेंबर्स ही जनरली आईईए का पार्ट रहते हैं। ऑलराइट, ओके, तो ये इसीलिए, और इनकी रिपोर्ट्स देख सकते हैं प्री के परस्पेक्टिव से, जो ग्लोबल एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड स्टेटस रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, बहुत बार इसको लोग कंफ्यूज कर लेते हैं, ठीक है, कि आईएमएफ वगैरह निकालता होगा, नहीं, वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक्स, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंसेस, एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव्स। और भी कोई रिपोर्ट अगर आपको लगता है जो इंपॉर्टेंट है यहाँ नहीं लिखी होगी तो आप प्लीज कॉमेंट में बता दें, बाकियों का भी फायदा होता है। ओके ठीक है दोस्तों, चलिए अब बैंक्स को प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है यहाँ पर, इस पर भी थोड़ा नजर डालते हैं कि बैंक्स प्राइवेटाइज होने हैं तो क्या मतलब है इसका। तो देखिए, यहाँ पर सरकार ने इंक्रीजिंगली मन बनाया हुआ है कि सरकार कह रही है कि हमें जो बैंक्स में नहीं रहना, बैंक्स कर दो प्राइवेटाइज। आज से बहुत साल पहले 1969 में ये प्रोसेस शुरू हुआ था, जब हमारे देश में बहुत सारे बैंक जो प्राइवेट बैंक्स थे उनको सरकारी कर दिया गया था, जिसको हम क्या कहते हैं कि हमने जो प्राइवेट बैंक्स को हमने पब्लिक बैंक्स बना दिया था। ठीक है, तो या फिर ओवरऑल देखें तो ये अब प्रोसेस को उल्टा करने की बात हो रही है कि अब वो कह रहे हैं कि 2021 आ गया है, अब जो ये पब्लिक बैंक्स हैं इनको वापस प्राइवेट बनाया जाए, एंड अकॉर्डिंगली जो मार्केट की जो बहुत सारे जो फोर्सेस रहती हैं, क्योंकि मार्केट में ऑटोमेटिकली जब लोग हिस्सेदार बनेंगे, जब मार्केट में जब शेयर होल्डर्स होंगे बहुत सारे, तो अकॉर्डिंगली बैंक अगर ठीक से काम नहीं कर रहा होगा तो वो दबाव बनाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल सा भाव ये है कहने का कि सरकार भाव नहीं, जो दबाव नहीं बना सकती, जनता ही दबाव बनाए। तो इसीलिए सरकार कह रही है कि हमारा कोई बिजनेस नहीं है टू बी इन द बिजनेस ऑफ बैंक्स। तो ये पर्सपेक्टिव की बात है, आपको मेंस पे सवाल भी इस पर आ सकता है। तो यूनियन बजट ने कहा था कि हम 2 सरकारी बैंक्स को और अभी प्राइवेटाइज कर देंगे, आईडीबीआई एक्सेट्रा तो है ही है, एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी को भी कर देंगे आने वाले साल में। एंड सरकार इससे चाहती है कि वो बैंकिंग, इंश्योरेंस, इतने इनमें सिर्फ बेयर मिनिमम प्रेजेंस चाहती है रखना अपना, एंड अकॉर्डिंगली सरकार कह रही है कि हमने जो अपने रिकैपिटलाइजेशन के भी पैसे लगाए थे जो प्रीवियस उसमें बॉन्ड्स के थ्रू, सरकार ने बहुत सारे जो अपने बैंक्स में पैसा डाला लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी और जो बैंक्स के जो स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं, अभी सरकारी बैंक्स की बात करें, सरकारी बैंक्स के जो स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं प्राइवेट बैंक्स के कंपैरिजन में, प्रॉफिटेबिलिटी भी उनकी काफी कम है सरकारी बैंक्स की। तो इसीलिए सरकार ने जो 2019 में 10 सरकारी बैंक्स को मर्ज करके 4 बैंक्स में तब्दील कर दिया था, एंड उसके बाद अभी प्राइवेटाइजेशन की जो और भी बात शुरू हो गई है, हमारे बजट में भी बात की गई है। सरकार इस वक्त 12 सरकारी बैंक्स की ओनर है, पहले 28 की हुआ करती थी। अकॉर्डिंगली सरकार रैपिडली जो इसको डिसइन्वेस्ट करती जा रही है। तो यहाँ पर अब क्रेडिट ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें, आरबीआई ने एक जो ये हमें डेटा दिया, जो यहाँ पर क्रेडिट एंड डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें तो ये सरकारी बैंक्स की बात देखिए आप, प्राइवेट बैंक्स, फॉरेन बैंक्स। ठीक है, तो पब्लिक बैंक्स अगर देखें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो पब्लिक बैंक्स तो बहुत ही स्लो बढ़े, ठीक है, सरकार जो जो प्राइवेट थोड़ा और तेज बढ़े, फॉरेन बैंक्स तो डाउनवर्ड चले गए, एंड ओवरऑल देखें तो सरकारी बैंक्स एवरेज से नीचे ही रहे। देन उसके बाद डिपॉजिट में देखें, डिपॉजिट में भी जो हमारे जो प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक्स जीत जाते हैं। तो इसी कारण से पब्लिक बैंक्स ना तो अभी क्रेडिट की ग्रोथ, मतलब लोगों को या तो बहुत सारा उधार दे रहे हो या फिर लोगों का पैसा जमा करवा रहे हो, दोनों में ही पीछे रह रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली तो ये सभी चीज़ों को दिमाग में रख के ही हमें अपने सरकारी बैंक्स को प्राइवेटाइज करने की बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर एनपीएस का इशू है जो कंसिस्टेंटली जो बैंक्स को तंग करता जा रहा है। इवन आरबीआई ने भी रिसेंटली कहा कि एनपीएस बढ़ेंगे भी आने वाले टाइम में, लेकिन सरकारी बैंक्स में थोड़ा ज्यादा बढ़ेंगे कंपेयर टू प्राइवेट बैंक्स। ऑलराइट, तो इसीलिए तो अभी जो 1969 में प्रोसेस शुरू हुआ था, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को पब्लिक कर दिया गया था। ठीक है, एंड जो सरकार चाहती थी कि ना कि अगर हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जरूरी है कि बैंक थोड़े से हमारे जो सरकार के कंट्रोल में रहें, एंड अकॉर्डिंगली हम वेरियस लोगों को हम जो बैंकिंग फैसिलिटीज पहुंचा पाएंगे। अदरवाइज पहले वाले बैंक सरकार को ऐसा लगता था कि प्राइवेट बैंक्स हैं, अमीरों को ही सिर्फ केटर करते हैं। ठीक है, तो
यहाँ पर अभी 2015 में भी सरकार ये लेकर आई थी, आरबीआई गवर्नर ने प्लान को रिजेक्ट कर दिया था। अभी जो मार्केट लेड सॉल्यूशंस ढूंढने की ही बात हो रही है। और कौन सी कमेटी है? नरसिम्हन कमेटी है, पीजे नाय कमेटी है, जिन्होंने कहा है कि सरकार को 51% से कम ले आनी चाहिए अपनी हिस्सेदारी इन बैंक्स। ठीक है, वेरियस बैंक्स जो कंसोलिडेट हुए, जैसे अभी रिसेंट बात चल रही है, पीएनबी में 2 बैंक्स कंसोलिडेट हो चुके हैं, ओबीसी एंड जो यूबीआई। अकॉर्डिंगली कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक, जो यूबीआई में 2 और आए थे, इंडियन बैंक, एसबीआई में बहुत सारे बैंक्स मर्ज हुए थे, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी बैंक्स मर्ज हुए थे, हो चुका है ये। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को आपने दिमाग में रखना है। एंड जो 28-27 हमारे जो सरकारी बैंक थे अब घटकर 12 रह चुके हैं। एंड इसीलिए जो ओवरऑल जो सरकार चाहती है कुछ लिमिटेड बैंक्स पर ही फोकस करना। चलिए क्विकली थोड़ा सा तेज आगे चलते हैं यहाँ पर, अदरवाइज क्योंकि न्यूज़ तो डिटेल में जाननी जरूरी रहती है ना, मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स पे डिस्कस करता रहता हूँ। देन दोस्तों यहाँ मेजर पोर्ट्स अथॉरिटी बिल है, वो राज्यसभा ने पास कर दिया है। एंड अकॉर्डिंगली जो मेजर पोर्ट्स जो ट्रस्ट एक्ट है उसको ये रिप्लेस कर देगा। थोड़ा सा अगर मैं बात करूं हमारे देश में जो कितने मेजर पोर्ट्स हैं, देयर आर 12 मेजर पोर्ट्स। ठीक है, एंड मेजर पोर्ट्स कौन से होते हैं? जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते हैं। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है वो मेजर पोर्ट्स हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट रन नहीं करती वो स्टेट के पोर्ट्स होते हैं, या फिर उनको माइनर पोर्ट्स कहा जाता है। ठीक है, जो स्टेट द्वारा रन किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मेजर पोर्ट बड़ा होता है माइनर छोटा होता है, नहीं, सिर्फ कंट्रोल किसके पास है उसकी बात हो रही है। तो मेजर पोर्ट्स के ट्रस्ट का जो एक्ट है, जो वहां पे पूरे पोर्ट्स को जो रन करता है कि इस पे आने जाने का कितना खर्चा चुकाना है, एंड वहां पे आकर जो पूरी जो कागजी कार्रवाई एक्सेट्रा, वो जो पोर्ट्स का जो पोर्ट्स जिस भी पोर्ट की बात हो रही है उसके ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। तो उसको रिप्लेस करके अब थोड़ा सा इसको डिसेंट्रलाइज करने की बात की जा रही है। कि डिसेंट्रलाइज मतलब कि अब जो आपका पोर्ट है उसके हिसाब से आप अपने जो उसूल बनाइए, लॉज रेगुलेशन, जो कोड ऑफ प्रोसीजर बनाइए, ताकि आप अगर कोई कंपनी अपने तरह से चाहती है चलाना उसको, तो अपने तरह से वो चला पाए। ठीक है, प्रोफेशनलिज्म आएगा हमारे मेजर पोर्ट्स को गवर्न करने का। एंड डिसीजन मेकिंग रैपिड हो जाएगी इससे। एंड देन जो गवर्नमेंट भी अगर देखें तो इस पे ओवरऑल गवर्नमेंट भी उस जो प्रिंसिपल पे आ जाएगी, जैसे जो पोर्ट्स को ओन करता है वो अपने तरह से पोर्ट्स को चलाए बेस्ट एफिशिएंट तरीके से, ताकि देश का लॉजिस्टिक्स भी बेटर होते जाएं। ऑलराइट, तो ये कुछ अब इस पे अब जो, लेकिन यहाँ पर जो सरकारी जो हमारे पोर्ट्स हैं उसमें चेयरपर्सन, डिप्टी चेयरपर्सन भी रहेगा। एंड इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर जो आपके वो बनेंगे, पूरी जो कमेटी बनेगी और जो पूरा बोर्ड बनेगा अभी। ठीक है, जो बोर्ड में जो एक कौन रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट का भी एक जो आपका कोई अथॉरिटी होगी। एंड देन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, डिफेंस एंड कस्टम्स डिपार्टमेंट, इनके भी एक एक लोग जो मौजूद रहेंगे पूरे आपके बोर्ड में। ठीक है, जो कि आपके सेंट्रल पोर्ट्स को, अभी जो मेजर पोर्ट्स को जो बोर्ड बनेंगे उनको चलाएंगे। और यहाँ पर लेकिन अभी बात की जा रही है कि जो पूरा चेयरमैन को कैसे इलेक्ट किया जाएगा। एंड उसके बाद जो एडजुडिकेटरी बोर्ड्स बनाए जाएंगे, कि अगर मुझे कोई बोर्ड की बात पसंद नहीं आ रही तो मैं कहीं पर जाकर उसके खिलाफ मैं कहीं कंप्लेंट भी कर सकता हूं। तो उसके जो लेकिन ऑफिसर्स वगैरह कैसे सिलेक्ट होंगे उसको लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में मिल जाएगी। कंसर्न्स का पार्ट ही हमने बना दिया। ठीक है, तो लेकिन आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जैसे इस बार सवाल भी पूछा गया मेंस में, कि जो पीपीपी प्रोजेक्ट्स हैं, पीपीपी प्रोजेक्ट्स को कैसे हम बढ़ोतरी दें देश में। तो ये जरूरी है कि जैसे ये जो अभी बिल आएगा मेजर पोर्ट्स को पूरा रीवैम्प करने का, इसमें पीपीपी बढ़ने की उम्मीद है। एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पर इनफैक्ट, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस जो प्री क्योर में बताया था, कि अगर यहाँ पर आपको कैपिटल ड्रेजिंग करनी है, कैपिटल ड्रेजिंग का मतलब क्या होता है, कि मेरे पोर्ट्स अगर डीप नहीं है तो मुझे अगर उनको डीप करना है, तो उसके लिए भी मैंने प्राइवेट पार्टीज को इनवाइट किया था कि आइए मेरे पोर्ट्स को डीप कीजिए। तो एंड अकॉर्डिंगली वहां पर जो डीप करने से जितने बड़े बड़े शिप्स आएंगे, उनका जो जितना रेवेन्यू आएगा उसमें हिस्सा मिलेगा प्राइवेट प्लेयर को। तो एक अच्छी चीज भी है, बुरी चीज भी है। अच्छी चीज तो ये है कि अगर ज्यादा जो वहां पर अगर आपके वहां पे शिप्स एक्सेट्रा आ रही हैं तो प्राइवेट पार्टी का फायदा और है। लेकिन अगर जो कम आ रही हैं शिप्स अगर, तो डेफिनेटली तो अब जो इसने कैपिटल ड्रेजिंग करी, इतनी मशीन लगाकर जो पोर्ट को गहरा किया, उसका नुकसान हो जाएगा। तो कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए प्राइवेट पार्टीज को अट्रैक्ट करने का यहाँ काम किया जा रहा है। ओके, देन दोस्तों एक कंपनी ने सर्वे किया, उन्होंने बोला कि भारत और वियतनाम बेस्ट जो ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस उभर के आ रहे हैं आफ्टर पोस्ट कोविड, है ना। जैसे चाइना में, जैसे पर्टिकुलरली एक तो यूएस चाइना का जो ट्रेड वॉर चल रहा है, उसके बाद कोविड का पेंडेमिक भी आ गया। तो एंड अकॉर्डिंगली भारत ने अपना कॉर्पोरेट टैक्स रेट भी कम कर दिया है। एंड यहाँ पे जो कंपनीज हैं, जैसे एक आया है जो कोई विंड जो मिल्स बनाती है उसके गेयर बॉक्सेस, उसने भी जो यहाँ पर अपने ऑपरेशन को शिफ्ट करके चेन्नई के पास प्लांट लगाने की बात की है, रिलोकेट करने की। एंड अकॉर्डिंगली भारत सरकार भी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम देकर बहुत सारे इवन
इवन की चाहती है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स को भारत में बुलाना। ऑल राइट, देन यहाँ पर वो बोल रहे हैं डिजी लॉकर्स के थ्रू अगर आप जो अपने इंश्योरेंस है, IRDAI कहते हैं कि डिजी लॉकर में ही इंश्योरेंस कंपनीज को इंश्योरेंस इशू करनी चाहिए। इसके फायदे हैं बहुत सारे, ठीक है। पहले क्विकली देख लेते हैं डिजी लॉकर जो किसके द्वारा रन किया जाता है। एंड डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा रखा जाता है। एंड ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, डिजिटल फॉर्मेट में रहते हैं। तो यहाँ पर अब बात क्या हो रही है कि जो ओवरऑल अगर हम देखें ई गवर्नेंस करने की बात हो रही है। लेट्स से अगर मेरे पास कोई इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है एंड जब मुझे जरूरत पड़ी तो मेरे को घर पे उसके कागज ही नहीं मिल रहे, कितनी मुश्किल हो जाती है। इसीलिए डिजी लॉकर में अगर आपकी इंश्योरेंस वहां पड़ी हुई है, क्योंकि इंश्योरेंस तो चाहिए भी आपको एकदम सडनली ऑन द स्पॉट होती है, तो अकॉर्डिंगली ये जो एक बहुत ही बढ़िया एक मुहिम हो सकती है जिसमें पॉलिसी होल्डर्स को जो आपकी पॉलिसीज बहुत रैपिडली मिल जाए। एंड भारत में अगर देखो अगर पॉलिसीज इंटरनेट अभी हम देखें इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन बहुत ही लो है, बहुत ही कम लोग हैं जो जो पॉलिसीज वगैरह जो ओन करते हैं, तो उसका भी यूजेज बढ़ेगा क्योंकि जब आपके पास पॉलिसी के कागजात एकदम जब पड़े हुए एकदम रैपिड पड़े हुए हैं तो और अकॉर्डिंगली आप उनको यूज कर पाएंगे, आपको कंपनसेशन मिलेगा, बाकी लोग भी मोटिवेट होते हैं आपकी पॉलिसीज को और खरीदने में, ताकि देश में थोड़ी सी ये सिक्योरिटी है ना, अनसर्टेनिटी में जो सिक्योरिटी होती है इस पर भी काम किया जा सकता है। ठीक है, जो टर्न अराउंड टाइम है हमारा वो काफी रिड्यूस किया जा सकता है, सेटलमेंट्स, रिडक्शन इन डिस्प्यूट्स, ये काफी जो फ्रॉड की जो बात हो रही है इन सब चीजों को, अगर आपकी ओरिजिनल ही नहीं है पॉलिसी तो आपकी डिजी लॉकर में आएगी नहीं कभी वो। ठीक है, तो कस्टमर एक्सपीरियंस को बेटर किया जा सकता है। ठीक है, ओके। तो इसके नेक्स्ट यहाँ न्यूज देखते हैं, अप्रेंटिसशिप एक्ट की बात है, उसमें अमेंडमेंट की जा रही है ताकि थोड़ा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो। बहुत ही रैपिडली देखिए इसको, जो स्किल इंडिया एटसेट्रा पे अगर आपको कोई सवाल नजर आते हैं कि स्किलिंग ऑफ द नेशन एटसेट्रा की बात नजर आती है, तो उसमें जो जरूरी है कि अप्रेंटिसशिप को थोड़ा प्रमोट किया जाए। लेकिन इसमें जो पहले वाले प्रोविजन थे उसमें सरकार थोड़ा सा आड़े हाथों ले रही थी कंपनीज को कि अगर आपने अप्रेंटिस को रखा या नहीं रखा तो अकॉर्डिंगली वहां पर बहुत सारे ऑफेंसेस काउंट किए जा रहे थे। तो उसको थोड़ा सा अभी यहाँ पर सरकार चाहती है अप्रेंटिसशिप एक्ट को थोड़ा अमेंड करना ताकि वो ऑफेंसेस कम हो जाएं एंड सेल्फ गवर्नेंस पर आए, ऑटोमेटिकली लोग खुद ही अप्रेंटिसेस को हायर करें। अप्रेंटिसेस मतलब क्या होते हैं, जो टेम्परेरीली आप लोगों को रखते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। ठीक है, अगर आपने जैसे अगर किसी ने मशीन चलाना सीखना है कुछ कि पर्टिकुलरली, तो कैसे मशीन चलाना वो सिखाया ही नहीं जा रहा किसी स्कूल कॉलेज में, क्योंकि वो स्पेसिफिक सी मशीन किसी कंपनी के पास ही है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास ही है। तो अकॉर्डिंगली जरूरी है कि वहां पे वो अप्रेंटिसशिप ऑफर करे ताकि आने वाले वक्त में भी हमारे पास स्किल्ड लेबर की कमी ना हो। ठीक है, तो ये इसी को अमेंड करने की बात की जा रही है ताकि जो अब जो थर्ड पार्टी एटसेट्रा या फिर कोई भी अगर जो स्टाफिंग कंपनीज हैं अकॉर्डिंगली, तो उनको भी अलाउ किया जाए कि वो भी अप्रेंटिसशिप वगैरह करवाएं। एंड जो नए नए सेक्टर्स, जो नई नई जो हमारे पास जो सर्विसेज वगैरह आ रही हैं वहां पर भी अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज निकल कर आए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह इंप्रूव हो। ठीक है, तो ये सभी ना मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं, तो इनको हमने देख के रखने। ठीक है, एंड ओवरऑल अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको कैसे बेस्ट यूटिलाइज किया जाए, तो अप्रेंटिसशिप इज अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। ओके, देन दोस्तों यहाँ पर NIIF की बात करें, अगर हमारे पास जो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड रहता है जो कि भारत सरकार ने बनाया था 2015 में, जिसके तहत ये बनाया गया था फंड ऑफ फंड्स, जिसके तहत हमने 4 तरह के फंड्स बनाए। ठीक है, NIIF के तहत, एंड अकॉर्डिंगली इन 4 फंड्स के डिफरेंट डिफरेंट तरह के मैंडेट से कि कौन कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करेगा। तो अब ये NIIF में बहुत सारे जो अमीर जो पर्टिकुलरली जो चीजें हैं या बैंक्स हैं या इवन की सरकारें हैं वो इसमें पैसा डालती हैं, वो आगे फर्दर इन्वेस्ट कर देता है NIIF एंड रिटर्न आता है, तो इसमें पैसे में बढ़ोतरी होती है, इनकी इन्वेस्टमेंट में इनको फायदा होता है। तो अभी जैसे उसके पहले आबू धाबी एटसेट्रा बहुत सारे जो बड़े बड़े वेल्थ फंड्स ने पैसा लगाया था, एंड इवन की अगर जो हमारे पास AIIB है, हमारे पास एशियन इंफ्रा एंड जो इन्वेस्टमेंट बैंक है, उसके बाद इवन अब जो हमारा ब्रिक्स का बैंक है NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसने भी कहा कि अब वो भी चाह रहा है क्लोज टू $100 मिलियन यहाँ पर NIIF में लगाना। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो ये जो आपको NDB जो हमारा बैंक है इसके ऊपर पूरा का पूरा डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है, देख के रखें हमेशा कि ब्रिक्स कंट्री द्वारा बनाया गया था। एंड अकॉर्डिंगली इसमें अब जो NIIF में आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि क्या NDB ने इन्वेस्ट किया है, जी हाँ सर बिल्कुल किया है। उसके पहले AIIB जो एशियन इंफ्रा इन्वेस्टमेंट बैंक है, एंड देन भारत सरकार ने भी किया है, और इवन एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी किया है, ये सभी इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पर। एंड ओवरऑल जो NIIF है ये कैटेगरी 2 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के जैसे क्रिएट किया गया था। ठीक है, क्योंकि अगर सेबी की ये
क्लासिफिकेशन है कि किस तरह का फंड है ये, तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के तहत आता है। एंड अकॉर्डिंगली इसमें 4 डिफरेंट तरह के जो हमारे पास फंड्स रहते हैं, ठीक है, एंड जो कि एक जो जो डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं एंड उनके डिफरेंट मैंडेट्स हैं। इस पर हमने जो वीडियो बनाया हुआ है, कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है ऑन NIIF, ठीक है। फंड्स ऑफ फंड्स, मास्टर फंड, स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज फंड एटसेट्रा, डिस्टिंक्ट इनकी स्ट्रैटेजीज रहती हैं एंड अकॉर्डिंगली हम इसके बारे में और भी जान सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट रहता है, हर साल ही इंपॉर्टेंट है प्री मेंस के लिए। ओके देन दोस्तों, बहुत ही एक मजेदार केस सामने आ रहा है, NSE का पुराना केस है वैसे, लेकिन अभी सेटलमेंट के करीब है। सेबी ने बहुत भारी फाइन लगा दिया है NSE पर एंड अकॉर्डिंगली जो हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, आपका बहुत ही फेमस, और भारत में 2 स्टॉक एक्सचेंजेस अगर हम माने तो जो एक तो हमारे पास BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड देन NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दोनों ही बहुत बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस, बहुत सारा यहाँ पर स्टॉक ट्रेड होता है। तो अभी यहाँ पर लेकिन जो इस पे इल्जाम लग रहा है, वो इल्जाम क्या लग रहा है कि कुछ NSE ने अब कुछ स्पेसिफिक ट्रेडर्स को फायदा पहुंचाया, उनको जो जो ट्रेड करने के लिए थोड़ा ज़्यादा तेज़ इंटरनेट प्रोवाइड करवा दिया एंड उनको स्पेसिफिक इवन की उनके साथ डार्क फाइबर मतलब कि उनको जो स्पेसिफिकली उनको सेपरेट कनेक्टिविटी इशू की गई, ताकि बस एक स्प्लिट सेकंड पहले उनके पास प्राइस आ जाएगा, वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे, शेयर पहले खरीद देंगे या शेयर पहले बेच लेंगे। अकॉर्डिंगली वो बाकियों से पहले, थोड़ा पहले करने के कारण वो ज़्यादा मुनाफा कमा पाते थे, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा जा रहा है, इसको कोलोकेशन केस कहा जा रहा है। कोलोकेशन केस में क्या होता है कि NSE के बिल्कुल बगल में जहां पे NSE का ऑफिस है मुंबई में, वहीं पर ही कोलोकेट कर दिया गया, कुछ ट्रेडर्स को वहीं पर ही बैठा दिया गया, उनको सेपरेट जो फाइबर्स के थ्रू तेज इंटरनेट दिया गया एंड अकॉर्डिंगली उनके पास बेटर इंफॉर्मेशन थी, जल्दी इंफॉर्मेशन पहुंचती थी एंड अकॉर्डिंगली वो बेटर ट्रेड रिजल्ट कर पाते थे, करोड़ों अरबों रुपए कमा गए। एंड अकॉर्डिंगली अब BS जो सेबी है, सेबी ने जैसे जैसे इसको इन्वेस्टिगेट किया एंड अकॉर्डिंगली इवन NSE ने ऑफर भी किया कि हम यहाँ पे इस केस को चाहते हैं खत्म करना, क्योंकि NSE बहुत टाइम से, NSE दोस्तों वैसे प्राइवेट एक जो संस्था ही रहती है, बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स मिलकर NSE का वो हैं, ओनर्स हैं। अब NSE चाह रहा है कि अपना शेयर मार्केट में लाया जाए, खुद का IPO लाया जाए। तो IPO लाने के लिए इस पर जो सेबी का केस पेंडिंग है, जब तक ये केस पेंडिंग है नहीं बंद होगा तब तक IPO नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसलिए NSE भी चाहता है कि अब जल्दी से जल्दी इस केस को खत्म किया जाए ताकि IPO लाया जाए। एंड देखिए बिल्कुल माइनर सा, सिर्फ और सिर्फ एक स्प्लिट सेकंड पहले उनको जो एक्सेस मिल जाता है ट्रेडर्स को, उनको अरबों करोड़ों रुपए का फायदा होता है। तो आपको ये एथिक्स के केस में भी आप इसको यूज कर सकते हैं एग्जांपल को, कि कैसे टेक्नोलॉजी, अगर आप कहें ना कि आप पढ़ लिख गए या बहुत ज्यादा टेक्निकली एडवांस हो गए तो आपके एथिक्स भी स्ट्रांग हो जाते हैं, नहीं, ठीक है। याद है हम वो एक ग्राफ बनाते हैं ऐसे वाला, कि ठीक है ये वाला हम ब्लॉक्स बनाते हैं जहां पर हम बोलते हैं कि आपका जो या तो आपका एथिकल लेवल कितना हाई है, लो, या है ना, एथिकल लेवल लो एंड या हाई, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आपका जो एजुकेशन या फिर जो आपका स्किल है ना, स्किल लेवल मान लीजिए कि स्किल लेवल कैसा है आपका, लो या फिर हाई, ठीक है। जो ये वाला क्वाड्रेंट होता है कि स्किल भी लो एंड आपका जो एथिकल स्टैंडर्ड भी लो, तो ये यहाँ पर ये डेंजरस लोग नहीं होते, क्योंकि एथिकलिटी अगर लो है तो स्किल भी लो है, बहुत नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन दोस्तों ये वाला जो क्वाड्रेंट है आपका, ठीक है, जहां पर स्किल बहुत हाई है लेकिन एथिकल स्टैंडर्ड बहुत लो है, ये बहुत डेंजरस तरह से काम कर सकते हैं। ये ऑनलाइन रिक्रूट करते हैं लोगों को फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज, ये जो हाई फाई प्रोग्राम्स बनाकर लोगों को जो ड्यूप करते हैं, ठगते हैं। एंड पर्टिकुलरली ये वाला केस भी वहीं पर ही आ रहा है कि जहां पर हाई लेवल जो स्कैमिंग हो रही है और जो ट्रेडर्स फायदा कमा रहे हैं, एंड किसके साथ मिलकर, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक नेशनल लेवल एक इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर, NSE के साथ मिलकर। NSE ने इसको सेटल करने के लिए बहुत तरह के जो इवन सेबी को ऑफर भी दिए, सेटल कर लीजिए, लेकिन सेबी ने कहा है कि नहीं, हम इसको सेटल नहीं करेंगे, पूरी जो इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको सजा भी हो सकती है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर ना जो एक इंपॉर्टेंट टर्म है वो है यूनिकास्ट सिस्टम। यूनिकास्ट सिस्टम क्या होता है कि मान लीजिए ट्रेडर बैठा हुआ है, ट्रेडर 1, ट्रेडर 2, ट्रेडर 3, ट्रेडर 4, तो यूनिकास्ट सिस्टम में इंफॉर्मेशन ऐसे ट्रेवल करती है। आइडियली करनी चाहिए इंफॉर्मेशन ऐसे, है ना, सभी को एक टाइम पे आए, लेकिन यूनिकास्ट में ऐसे ट्रेवल करती है। ऐसे ट्रेवल करने से इसके पास पहले, उसको थोड़े बाद इसमें, फिर इसके पास जो NSE कह रहा है कि तो बहुत ही जो मतलब एक स्प्लिट सेकंड, मतलब बहुत ही सेकंड के कितने छोटे हिस्से में जाकर ये बात होती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि लेकिन इतने में ही ये जो पहले जितना आप आगे हो ट्रेडिंग में और जो आगे बैठे हो, जितने इंफॉर्मेशन पहले पहुंचेगी उतना ज्यादा आप फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो
ये सब चीजें एक्सेट्रा करते हुए सेबी ने जो एनएसई को अपना जो दोषी पाया एंड अकॉर्डिंगली उस पर केस दर्ज हो गया एंड जो सेबी चाहता है कि इसको पूरा कंक्लूजन तक ले जाएं एंड ताकि आईपीओ के पहले जो एनएसई इसको सेटल करना चाहता है तो एनएसई की पूरा यहाँ पे तफ्तीश हो जाए। ओके, देन दोस्तों यहाँ पर हम जो एफटीए की बात कर रहे हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हमारी जापान कोरिया एंड जो एशियान के साथ, उसमें कह रहे हैं कि उसके पहले ज़रूरी है कि अगर हम उनके साथ हम सेपरेट जो हमारे कुछ इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करें। ठीक है, जैसे स्टील सेक्टर में अगर उनकी तरफ से अगर जो जापान एंड साउथ कोरिया पर्टिकुलरली एशियान की बहुत सी कंट्रीज ये स्टील सेक्टर में हमारे प्रोडक्ट्स को किस तरह से टैरिफ में कैसे जो हम इनको अगर हम इनको कंसेशन दे रहे हैं इनके टैरिफ को, तो हम इन रिटर्न हमारे जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक्स के अगर कुछ उपकरण बाहर से आते हैं तो उस पर हम हैवी भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में हम चाहते हैं कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स की अच्छी हो जाए एंड हम ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कर पाएं। तो ये ज़रूरी है दोस्तों कि हम पहले ही जापान साउथ कोरिया जो कि हब्स हैं, जो बहुत मेजर टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के हब है, इनके साथ हम बोलें कि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में हम आपको ये छूट नहीं देंगे कंसेशन की, एंड इनफैक्ट आप हमारे कौन से प्रोडक्ट्स को बेहतर ट्रीट करोगे ये पहले ही किया जाए, उसके बाद हम इनसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की नेगोशिएशन को दोबारा चलाएं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख के चलिए कौन से चीज़ें हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो रही है एक तो, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद अगर हम वो बोल रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपने हमारे देश में अगर आके बनाना भी है, फॉर एग्जाम्पल सैमसंग या बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो, तो यहाँ पे चाहते हैं आके बनाना, तो पहले आप इन्वेस्टमेंट कीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर में एंड वादा कीजिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का कि लॉन्ग टर्म में आप टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेंगे ताकि हम जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को भी हम कर पाएं अचीव एंड ऑटोमेटिकली हम जो आत्मनिर्भर बन पाएं लॉन्ग टर्म में। देन बहुत सारे ऐसे जो कि इवन जो भारत की जो पुअर इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस का कारण ये भी है कि बहुत सारे जो जो हमारे देश में जो व्हीकल्स वगैरह में जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं उस पर जीएसटी 28% के आसपास है उसको बनाने पर, तो उसको घटाकर बात की गई है कि 18% किया जाए एंड अकॉर्डिंगली पार्क्स वगैरह ऐसे ना बहुत सारे पार्क्स बनाए जाए जहां पर आप सस्ता सामान बनाने के लिए इंसेंटिवाइज किया जाए। ठीक है, अदरवाइज वो कह रहे हैं कि जापानीज कोरियन एंड बाकी एशियान जो हमारी कंट्रीज हैं इससे अगर इन्वेस्टमेंट आ भी गया हमारे देश में एंड इन्वेस्टमेंट हेविली बेनिफिट करेगा इन्हीं कंट्रीज को, हमारी कंट्री को बेनिफिट नहीं करेगा, क्योंकि इस तरह का हमारे यहाँ पर अभी जीएसटी का रेट है, इस तरह पर हमारे पास अभी जो टेक्नोलॉजी का भी लो लेवल ऑफ जो पेनिट्रेशन है, हमारे पास यहाँ स्किल्ड लेबर भी नहीं है एंड अकॉर्डिंगली स्टील सेक्टर को लेके भी यहाँ पर जो दबाव रहता है कि वहां से भारत क्या करता है दोस्तों, भारत रॉ आयरन भेजता है जापान कोरिया में एंड ये प्रोसेस्ड जो करके स्टील वापस भेजते हैं, हमें बहुत महंगा पड़ता है हमें। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि उसके बाद अगर यहाँ पे आके वो चाहते हैं प्लांट लगाना तो हमारे लैंड रिकॉर्ड्स भी सही रहें। ठीक है, लैंड रिकॉर्ड सही नहीं होते तो बहुत टेंशन हो जाती है प्लांट लगाने में एंड अकॉर्डिंगली जो लैंड बैंक की बात की गई है कि लैंड बैंक है जो ये बिल्कुल हैसल फ्री लैंड अवेलेबल है, सरकार ने पहले ही एक्वायर की हुई है, आइए यहाँ पर आके अपना प्लांट लगाइए। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को जो टीडीएस हमारी क्रेडिट फैसिलिटी है और जो हमारे बहुत सारे जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स रहती है, लॉजिस्टिक कॉस्ट है, इन सब पे ध्यान देना होगा। उसी के बाद अगर आप वहाँ पे प्लांट लगाने की बात करेंगे, उसके बाद अगर आप जापान कोरिया एशियान को बोलेंगे कि आप यहाँ पर आइए अपने प्लांट सेटअप कीजिए, तभी हमें कोई फायदा होगा, अदरवाइज यहाँ पर हम वी स्टैंड टू लूज। देन दोस्तों जो ट्रांजिट ट्रैफिक की बात है, बांग्लादेश टू नेपाल, भारत जैसे अगर हम देखें तो ये अगर बांग्लादेश है बीच में इंडिया आ जाता है, देन नेपाल है, भारत ट्रांजिट ऑफर करता है बहुत टाइम से, पिछले अप्रॉक्सीमेटली 40 सालों से। तो एंड अकॉर्डिंगली बहुत सारा जो फर्टिलाइजर है बांग्लादेश से जाता है बनकर नेपाल की तरफ, भारत ने इसको ट्रांजिट ऑफर किया हुआ है। तो इसमें एक बात है बस जानने वाली इंपॉर्टेंट है, अगर कभी लेट्स से आपको इंडिया बांग्लादेश पे कभी सवाल लिखने को आ जाए, इंडिया बांग्लादेश नेपाल पे लिखने को आ जाए, आप बता सकते हैं कि भारत तो ट्रांजिट भी ऑफर करता है बांग्लादेश से सामान भेजने को नेपाल तक। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं जो रोहनपुर सिंगाबाद एंड बिरोल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां राधिकापुर जहां से ये रेल रूट क्रॉस करता है, जो क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं। ओके, ठीक है, कई बार से पूछे ना कि ये आपने कहाँ सुना है। देन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट और न्यूज़ है हमारे पास कि जो भारत सरकार ने अभी रिसेंटली बोला कि उनके पास जो जो फिस्कल डेफिसिट बहुत हाई हो गया, बजट में अनाउंस किया 9.5% के आसपास पहुंच चुके हैं। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट बहुत हाई हो गया, उसका हुआ क्या नुकसान, फिस्कल डेफिसिट हाई होने से भारत सरकार को बहुत सारा पैसा मार्केट से बोरो करना पड़ेगा, मार्केट से बोरो करना पड़ेगा अगर, दैट मीन्स तो अब जो मार्केट में पैसा तो लिमिटेड है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि इनफाइनाइट पैसा आता रहेगा, तो मार्केट से अगर पैसा बोरो करना पड़ रहा है तो जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स
स्टेट्स को भी पैसा बोरो करना पड़ता है, सेंटर भी वहां बोरो करने आ गया, सेंटर को तो बहुत सारा पैसा चाहिए, 9.5% हमारा फिजिकल डेफिसिट है साल, ठीक है, वरना आइडियली 3-4% के आसपास रहता है, 9.5% पहुंच गया कोरोना के चलते, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर 9.5% पहुंच गया, स्टेट्स अब बोल रही है कि हमें भी बोरो करना है, तो स्टेट्स को जो कॉस्ट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो काफी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। 10 साल का जो स्टेट का, जैसे अभी पंजाब ने अगर बॉन्ड इशू किया 7% क्रॉस कर गया है, मिजोरम ने भी, एंड देन जो इवन राजस्थान ने बोरोइंग की 6 पॉइंट समथिंग परसेंट, 95% पहुंच गया। तो ओवरऑल देखें तो सेंटर के बजट इशू जो सेंटर ने कहा था उसमें, जिसमें कहा कि 9.5% फिजिकल डेफिसिट है, हमें बहुत बोरोइंग करनी होगी, उसके पहले देखा जाए तो उसके पहले 6.6% था, कई बार तो ऐसा भी था कि 5.9% पर भी जो बोरोइंग हुई है, थोड़ी सस्ती बोरोइंग है, बोरोइंग की कॉस्ट 7% पहुंच चुकी है, विच इज वेरी हाई। एक जो कुछ ही दिनों में 2 हफ्ते में 1% हमारी क्रॉस हो गई है, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स वगैरह की कॉस्ट और बढ़ सकती है। आरबीआई चिंतित है, आरबीआई ने रिसेंटली कहा है वो $3 ट्रिलियन अप्रोक्सीमेटली, मतलब 3 लाख करोड़ रुपए का वो ओएमओ लेकर आएंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशन, जहां पर वो मार्केट में जो बहुत सारे जो सरकारी डेट को चाहते हैं वो कुछ खरीद और फिरोग करना, ताकि बॉन्ड मार्केट में जो थोड़ा अभी रेट्स हाई हो गए थोड़ा लो हो जाएं, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन अभी अनाउंस करना है कैसे करेंगे, तो इसीलिए आरबीआई चाहता है कि जो उसकी ओवरऑल यील्ड है वो 6% से नीचे रहें, अदरवाइज ऑलरेडी सरकार को बहुत सारी बोरोइंग करनी है, वो बोरोइंग महंगी हो जाएगी, सरकार को अगले साल और दिक्कत आ जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि डिमांड इज इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर। ओके, देन दोस्तों यहाँ पर एसेट मोनेटाइजेशन की बात है, भारत सरकार ने कहा है कि उनके पास अभी जैसे पैसे खत्म हो गए, तो अकॉर्डिंगली वो बहुत सारे एसेट्स को चाहते हैं बेचना, मोनेटाइज करना, ठीक है। तो इसलिए जो अंडर यूटिलाइज या अनयूटिलाइज पब्लिक एसेट्स हैं उनको बेचने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। पीएसयूज को भी कहते हैं इससे लॉन्ग टर्म में फायदा होगा, है ना, ये आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि एसेट मोनेटाइजेशन की इकोनॉमी को क्या फायदा करेगी, ठीक है। एंड देन उससे पहला फायदा तो यही है, जो कंसर्न पीएसयू है वो उसमें कुछ पैसा डलेगा आकर कि उसको बेचा, उसके कुछ हिस्से को बेचा, पैसा आया, उसी में इन्वेस्ट किया, उसको एफिशिएंसी इंप्रूव की, अपग्रेड किया, रीजनल डेवलपमेंट पे लगाया, एंड देन उसके बाद इवन कि आप और प्रोडक्टिव एसेट्स वगैरह लगाकर और जो पर्टिकुलर फैक्ट्रीज वगैरह लगाकर आप जो आइडल पड़ी हैं अभी, जो बिल्कुल ऐसे जो खाली पड़ी हैं फैक्ट्रीज, उनको भी चला सकते हैं, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है, जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो सकती है, एंड एडिशनल रिसोर्सेज आएंगे तो जो रीस्ट्रक्चरिंग भी हो सकती है हमारे एग्जिस्टिंग पूरे प्रोसेस की, एंड जो इवन की इंटरेस्ट पेमेंट बर्डन वगैरह को भी कम कर सकते हैं पीएसयूज के। तो ये ओवरऑल है, जो जो बोरोइंग की लाइबिलिटीज बहुत हाई हैं इस बार, क्योंकि रिसीट्स कम है, तो एसेट मोनेटाइजेशन काफी इसमें हेल्प कर सकती है। एंड अकॉर्डिंगली नीति आयोग ने भी यहाँ पर जो पेपर पब्लिश किया था उसमें कहा था कि बहुत सारे जो ऐसे जो चीज़ें हैं एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड के बियॉन्ड वो तो डेफिनेटली हमें जो बेच देनी चाहिए, एंड वहाँ पर पर्टिकुलरली उन्होंने पेपर में भी बताया नीति आयोग में कि हमें सिर्फ और कुछ स्पेसिफिक जो पीएसयूज हैं जिनमें सरकार कभी नहीं बेचेगी, बाकी सबको सरकार बेचना चाहती है, ठीक है, बेच देना चाहिए, ठीक है। तो ये जैसे उसी के बाद सेंटर ने भी जो बहुत सारी रोड्स हैं एंड इवन की जो इवन पावर जो हमारे ट्रांसमिशन के जो लाइंस हैं उसको भी अब एनएचएआई और पावर ग्रिड को जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं उनको बेचने की बात यहाँ पर बना ली है ताकि पैसा जुटाया जाए। ऑलराइट, तो ये बहुत सारे एसेट मोनेटाइजेशन की प्लान है जिनके बारे में बात हो रही है। एंड देन दोस्तों विवाद से विश्वास आखिरी न्यूज़ है हमारे पास, ये अगेन तो विवाद से विश्वास में जो टैक्स डिस्प्यूट की बात है, कौन से डायरेक्ट टैक्स, ये सवाल प्री में आ चुका है, हमें कई बार से लगता है कि सवाल क्यों पूछ लिया किसी ने, लेकिन कुछ भी पूछा जा सकता है। तो डायरेक्ट टैक्स के अगर आपके डिस्प्यूट हैं पुराने, तो सरकार कह रही है कि आइए आपका जो टैक्स बनता था वो टैक्स का जितना भी बनता था मतलब पूरा का पूरा चुकाइए, प्लस जो आपके पे बहुत सारी पेनल्टी लगी थी वो पेनल्टी का सिर्फ 25% चुका दीजिए, एंड दैट इज इट, वी विल बी डन विद योर एंटायर थिंग, ठीक है। तो इस पे सवाल हमें जो बन सकता है वो है डायरेक्ट टैक्स से जुड़ा हुआ ये चीज़ है, ठीक है, पहली बात तो। एंड देन सेकेंडली यहाँ पर आपको फाइनली एक ऑल टाइम वन टाइम क्लियरेंस देने की बात की जा रही है, एंड आपके सारे ऑफेंसेस एक्सेट्रा वगैरह से भी आपको प्रोसिक्यूशन से भी इम्यूनिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों बहुत हमारा लंबा एक आज का रहा ये प्रीक्योर, क्योंकि न्यूज़ भी छोटी छोटी बड़ी बड़ी होती है, यू नेवर नो कि क्या पूछ दिया जाए। तो हमने आज देखा विवाद से विश्वास देखा हमने, देन एसेट मोनेटाइजेशन के बारे में हमने थोड़ी बात करी, एंड देन कि किस तरह से सेंटर बहुत बोरोइंग कर रहा है, स्टेट्स की कॉस्ट बढ़ती जा रही है बोरोइंग की, बांग्लादेश टू नेपाल भारत के थ्रू जाने का रास्ता, देन कि अगर जापान कोरिया एशियान ने एफटीए करना है क्या कंडीशंस रहेंगी, ठीक है। एंड देन
उसके पहले अगर हमने देखा कि एनएससी का कोलोकेशन केस था क्या, कि कैसे ट्रेडर्स को फायदा कर रहा है एनएससी, देन एनडीबी ने भी पैसा लगा दिया है एनआईआईएफ में। उसके बाद अप्रेंटिसशिप एक्ट में थोड़ा सा जो यहाँ पर थोड़ी सेल्फ गवर्नेंस, थोड़ी ऑटोनॉमी देने की बात हुई है ऑर्गेनाइजेशन को। एंड देन उसके बाद हमने देखा डिजी लॉकर में आपके इंश्योरेंस आ सकती है। एंड जो भारत जो एक चाइना का जो एक ऑल्टरनेटिव बन के उभर रहा है, बहुत सी कंपनीज यहाँ लोकेट हो रही हैं। एंड मेजर पोर्ट्स बिल की बात हुई। एंड देन वहाँ पे देखा हमने कैसे और कुछ सरकारी बैंक्स को प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है। एंड यहाँ पर ओवरऑल अगर आप जो इंडिया की एनर्जी की यहाँ पे रिपोर्ट आई, हमारी एनर्जी आउटलुक, एंड उसके पहले हमने 5G की बात करी। एंड सबसे पहले जो हमने न्यूज़ की थी वो थी आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन की। तो दोस्तों ये करंट अफेयर्स हैं, शुरुआत तो इनकी बहुत पहले हुई थी प्री ओरिएंटेड, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा मेंस ओरिएंटेड भी हो चुके हैं। इसी के कारण दोस्तों बहुत से बच्चे इंक्रीजिंगली डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर जाके रैंक लाते जा रहे हैं। आप भी लाइए। एंड अगर आप यहाँ पर अभी तक देख रहे हैं दोस्तों, तो प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ कि वो भी चालू हो चुका है, शुरू हो चुका है प्रीलिम्स क्रैश कोर्स। इसमें हमने जो स्टैटिक अलग कर दिया है, कंपोनेंट कवर्ड है ऑलरेडी। देन अभी करंट अफेयर्स जो बिल्कुल अभी कंटिन्यूड चल रहा है। एंड आप पैरेलली टेस्ट सीरीज लेकर इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। बहुत ही सुपर कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से आपको ये अवेलेबल करा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अगर अभी तक आप यहाँ पर वीडियो देख रहे थे तो आप प्लीज़ अंत में कमेंट में एक शब्द पक्का ही बोलिएगा। ठीक है, वो आप बोलिएगा कि क्या बताएंगे मुझे आप। ठीक है, तो आप लेट्स से मुझे सिर्फ और सिर्फ ये नीचे बताइए कि ओके, आप चलो सिंपल है कि आप मुझे यहाँ पर आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन जो एक्ट है उस पर एक सवाल पूछा गया था यूपीएससी मेंस में। ठीक है, एक सवाल पूछा गया था यूपीएससी मेंस में। आप थोड़ा खोजेंगे भी ना, थोड़ा सा आप जानेंगे तो यू विल ऑल्सो रियलाइज कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, कितने मुश्किल सवाल बन जाते हैं यूपीएससी मेंस में। आप सिर्फ वो सवाल ढूंढ कर लाएंगे और प्लीज़ मुझे कॉमेंट में वो कॉपी पेस्ट करके बताएंगे कि क्वेश्चन था क्या। ठीक है दोस्तों, तो बस दैट्स इट, सिंपल सा काम है। आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन एक्ट में जो सवाल यूपीएससी मेंस में पूछा गया था आज से कुछ साल पहले, 4-5 साल हो गए, तो लेकिन क्या सवाल था। ठीक है, तो बताइए मुझे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।